हमारे पास हैं इंजाइम्स। और इंजाइम जो है इनको हम बेसिकली पहले आपने नाइन्थ में भी डिस्कस किया है, टेंथ में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया प्रोटीन्स के बारे में कि कैसे प्रोटीन जो है इंजाइम इन नेचर होती हैं। तो हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे जिनके अंदर क्या होते हैं, इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। टेंथ की में केमिस्ट्री में आपने देखे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे जो रिएक्शन हैं उनके अंदर आपके पास इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इंजाइम्स का काम ये होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे रिएक्शन जो है वो जल्दी से प्रोडक्ट में रिएक्टेंट जो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब जो हमारे पास इंजाइम्स हैं, बेसिकली दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। के रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं लेकिन ये खुद उसके दौरान में कंज्यूम नहीं होते। ठीक है, इनका काम ये होता है कि सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, रिएक्टेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है एंजाइम्स का। अगर एंजाइम ना हो तो हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएक्शन जो हैं वो पेंडिंग में रहेंगे। रिएक्शंस नहीं होंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो बॉडी की वर्किंग नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो एंजाइम्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर और तमाम के तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। क्यों? ये रिएक्शंस में यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट, एज अ स्पीड अप केमिकल्स। अब 19th सेंचुरी के अंदर दो फ्रेंच केमिस्ट थे, कौन? पाइन एंड परसॉस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बार्ले के सीड्स लिए, ठीक है, इन वाटर टू मेक अ क्रूड मिक्सचर दैट वुड एडजस्ट स्टार्च, कि उन्होंने इनको डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर, एंजाइम्स को ग्राउंड किया इसको, बार्ले के सीड्स को। और जो बार्ले के सीड्स थे ये क्या किसके तौर पे एक्ट करने स्टार्ट कर दिया इन्होंने, दे एक्टेड जस्ट लाइक लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, लिपिड्स या स्टार्च को डाइजेस्ट करना। तो इन्होंने एक डायस्टेज का नाम दिया गया इसको, बार्ले सीड्स के जो एंजाइम बना था ना इसको नाम दिया गया डायस्टेजेस। ठीक है। अच्छा, अब चंद कॉमन प्रॉपर्टीज की बात की जाए एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स की खास खसूसियात क्या होती हैं जो इनको दूसरों से नुमायां करती हैं या मुख्तलिफ करती हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर रिएक्शन हो रहा है पूरे दिन में 24 घंटे में हो रहा है आपके पास, तो रिएक्शन को करवा देंगे तकरीबन, आप कह सकते हैं कि 1 मिनट में, 2 मिनट में। मतलब आपकी जो डिजायर प्रोडक्ट है उसको जल्दी से जल्दी ये प्रोड्यूस कर देंगे, रिएक्टेंट को जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और इन बिल्कुल ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये होते ही बहुत कॉस्टली हैं और स्मॉल अमाउंट में ये इनफ होते हैं। हाईली सेंसिटिव होते हैं पीएच से और टेम्परेचर से। जैसे हमारे बॉडी का हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक पीएच पे और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, जिसे हम ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। वो सारे आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आइदर हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। अब एक जो इंजाइम है वो एक ही केमिकल रिएक्शन को या एक ही रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये नहीं कि वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक ही टाइप के स्पेसिफिक मखसूस सबस्ट्रेट को मखसूस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास कैन वर्क इन विवो, मतलब लिविंग सेल्स के अंदर भी, और एज इन विट्रो, जैसे हम लेबोरेटरी के अंदर पैट्री डिश के अंदर किसी भी जानदार को ग्रो करवाते हैं या केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, उनके अंदर भी एंजाइम यूज होते हैं इन बोथ कंडीशंस, इन विवो और इन विट्रो। चंद एक जो है वो को फैक्टर के तौर पे रिक्वायर्ड होते हैं प्रॉपर एक्टिविटी के लिए। को फैक्टर में क्या हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन पार्ट होते हैं ना। अगर इनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट बाइंड कर जाए तो हम इसे फिर को फैक्टर कहते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और जो रिएक्शन की स्पीड है उसे बढ़ाते हैं, बजाय इसके कि खुद क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम स्ट्रक्चर के चंद एक राइबोजाइम्स के अलावा, मतलब जो राइबोसोम्स के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स। तमाम के तमाम एंजाइम्स इनके अलावा क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, जो कि किससे मिलके बने होते हैं, एक से लेके हजारों करोड़ों की तादाद में पॉलीपेप्टाइड से। राइबोसोम्स हमारे पास वो एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। किसके अंदर, राइबोसोम्स के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है, ये एंजाइम है या राइबोजाइम है। क्यों? इसके अंदर आपके पास आरएनए इन्वॉल्व है।
तो इसका काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाना जब प्रोटीन सेंसिस हो रही होती है, मतलब अगर आपके पास पेप्टाइल ट्रांसफरेज नहीं होगा तो आपके पास प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी। इसका काम क्या होता है? अब ये करते ये कुछ इस तरह है जैसे हमारे पास लॉक एंड की होता है, ठीक है, ताला और चाबी। ये तब तक नहीं मिलते जब तक हम इन्हें अपने हाथ से किसी फोर्स के जरिए उनको उसके अंदर इंसर्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि जो दो सबस्ट्रेट होते हैं जिन्होंने आपस में जुड़ के आगे प्रोडक्ट बनानी होती है, अगर एंजाइम ना हो तो वो आपस में अटैच नहीं हो पाएंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है हमारे पास शेप ऑफ एंजाइम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्टिव साइट। अब जो ज्यादातर एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट्स इनके जो हैं वो 10,000 से लेके 1 मिलियन तक हो सकते हैं। अब ऐसे एंजाइम्स के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये टर्शरी हो सकते हैं या क्वाटरनरी। टर्शरी के अंदर क्या होती है? ब्रांचिंग होती है, और क्वाटरनरी के अंदर हमारे पास ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर एक मतलब उलझा हुआ बनता है, गुच्छा बनता है। ठीक है, उसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटी जो एंजाइम की है वो होती है एक्टिव साइड पे। जो एक्टिव साइट नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एक्टिवली यूज होती है ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अब जो एक्टिव साइट की अगर डिफाइन की जाए तो ये हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज बेरिंग 3 डायमेंशनल कैविटी होती है। हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है जहां पे उसने जाके सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना होता है। तो अब जो हमारे पास ये सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है जिसने कन्वर्ट होना प्रोडक्ट के अंदर, वो पहले अटैच होता है एक्टिव साइट के साथ बाय नॉन कोवलेंट इंटर रिएक्शंस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोफोबिक इंटर रिएक्शंस हो सकते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटर रिएक्शंस हमारे पास कौन से होंगे? जिनके अंदर आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स वगैरह बन रहे होंगे। एक्टिव साइट के अंदर आपके पास 3 से लेके 12 तक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड के अंदर। लेकिन उनको जब एक साथ जोड़ा जाता है कुछ इस तरह से कि उनके सेकेंडरी टर्शियरी फोल्डिंग हो जाती है किसकी? प्रोटीन मालिक्यूल की। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लीनियर चेन प्रोटीन है, हेमोग्लोबिन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन है उसकी। जब हम उसको क्या करेंगे, उसके अंदर से ब्रांचिंग कर और रीब्रांचिंग स्टार्ट कर देंगे तो सेकेंडरी पहले बनेगी, फिर टर्शियरी, और फिर क्या बन जाएगी? क्वाटरनरी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं प्रोटीन्स? ये रैप आउट होना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइल होना शुरू हो जाती हैं। अब जो एक्टिव साइट होती है एल्डोसिस की, उसके अंदर क्या होता है? ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और एलानिन अमाइनो एसिड्स। ये एक पहले ग्लाइसिन आएगा, फिर हिस्टिडीन आएगा, फिर एलानिन आएगा। वो ये सीक्वेंस है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, फिर पहले से स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीन खत्म होने के बाद फिर पहला आ जाएगा। इस तरह ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं स्ट्रक्चर ये। बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये डिस्टर्ब नहीं होते। जब अगर इनके अंदर से एक की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी तो आपके अंदर डिसऑर्डर आ जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर। वो फिर आगे रिएक्शंस भी नहीं होंगे, प्रोटीन्स भी नहीं बनेगी, सारे के सारे रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। चंद एक अमाइनो एसिड्स के अंदर हमारे पास जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाती है, और जो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड के लिए जो जगह होती है उसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। इंजाइम की अटैचमेंट वाली साइड को एक्टिव साइट कहेंगे, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइड, सबस्ट्रेट की रिएक्शन वाली साइड को बाइंडिंग साइट कहेंगे। जहां पे आके बाइंड होना है किसने? इंजाइम ने या दूसरे अमाइनो एसिड्स ने। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये एंजाइम और मिलते हैं, क्या मिलते हैं? सबस्ट्रेट। तो इनके दरमियान में हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनता है, ई एस, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स से फिर क्या होता है? प्रोडक्ट तो बन जाती है ना एंजाइम के साथ अटैच होने से। प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट अलहदा हो जाती है और एंजाइम बगैर इस्तेमाल हुए, बगैर यूज हुए सेपरेट हो जाता है, कंज्यूम हुए। 62। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास शेप होती है एक्टिव साइड की, ये कुछ इस तरह बनी होती है कि सबस्ट्रेट इसके साथ ऊपर आके अटैच हो जाता है। जैसे एक स्पेसिफिक की स्पेसिफिक लॉक को लगती है, उसी तरह एक स्पेसिफिक उसी तरह एक स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जा दूसरा आपके पास एंजाइम जाके अटैच होता है। तो हम जो हमारे पास रिलेटेड सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइड के तौर पे बाज़ औक़ात काम कर लेता है, और जो एंजाइम है वो उसके अपोजिट मतलब बाइंडिंग साइड के तौर पे काम कर लेगा। मतलब चाबी को ताले में लगा दो या ताले को चाबी में लगा दो, बात एक ही है। क्लियर है?
इसमें बेटा आपके पास ताला सबस्ट्रेट है और जो चाबी है वो एंजाइम है, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके पास सबस्ट्रेट का होता है, छोटा स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके पास एंजाइम का होता है। चंद एक जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर है इसका वैसे कोई रोल नहीं होता एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में, लेकिन ये इसका पार्ट होता है किसी भी एंजाइम का। जिस एंजाइम का पार्ट होगा नॉन प्रोटीन पार्ट और साथ में प्रोटीन भी होगी उसे हम कहेंगे कोफैक्टर। तो ये रिस्पॉन्सिव आपके पास कैटालिटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, लेकिन बाइंडिंग के अंदर, ये अटैचमेंट के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होता। अब जो फाइनल शेप होती है एक्टिव साइट की, वो एक्चुअली क्या होती है, तब बनती है जब अटैच हो जाता है कोफैक्टर। एक एंजाइम को कोफैक्टर रिक्वायर चाहिए होता है, या रिक्वायर्ड होता है ओनली, बिकम्स एक्टिव ओनली इफ द कोफैक्टर इज कंबाइंड विद इट। कि एंजाइम को कोफैक्टर बनने के लिए जरूरी चाहिए क्या, नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट आपके पास अटैच्ड हो किसके साथ, लूजली अटैच्ड हो, किसके साथ, लूजली अटैच्ड हो आपके पास इसके साथ, कोफैक्टर के साथ, तो हम इसे कहेंगे होलो एंजाइम। अगर कोफैक्टर अवेलेबल ना हो, विदाउट कोफैक्टर एंजाइम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, या कैटालिटिक इनएक्टिव साइट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ठीक है। दूसरी तरफ एंजाइम नहीं चाहिए होता कोफैक्टर के अंदर, क्योंकि कोफैक्टर के अंदर हमारे पास वो खुद ब खुद तो कभी वो एक्टिव शो कर रही होती है अपने आप को, कभी इनएक्टिव। क्यों, प्रोटीन पार्ट अगर अटैच्ड होगा तो हमारे पास होलो एंजाइम, अगर अटैच नहीं होगा तो हमारे पास एपो एंजाइम के तौर पे काम करेगा। पेप्सिन हमारे पास एग्जांपल ऐसे एंजाइम की, ये कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ फ्रॉम स्टमक वाल। ठीक है। ये निकलता बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन की फॉर्म में है। डायरेक्टली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो पेप्सिन सिक्रीट नहीं करते, बल्कि वो क्या सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजन। अब इस स्टेट के अंदर, पेप्सिनोजन के अंदर, इसके अंदर एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं एक्टिव साइट्स के, ठीक है, जो कि बाइंड नहीं करने देते सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के साथ। मिसाल के तौर पे हमने बेसिक फूड खा लिया, ठीक है, बेसिक फूड खाने के बाद हमारे स्टमक के अंदर बेसिसिटी हो गई, तो हमें क्या चाहिए, अब एसिड चाहिए स्टमक को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो अब ये पेप्सिनोजन बाइंड नहीं करने देता इसको, आपके पास पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, पेप्सिनोजन के साथ कोई सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता इसका बेस का। जब पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर, फिर ये बाइंड करता है HCl की फॉर्म में। तो HCl की फॉर्म में जब बाइंड करेगा पेप्सिन किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, बेस के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन का, और आपके स्टमक से बेसिसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है। पेप्सिनोजन फिर एक्सपोज होता है HCl की फॉर्म में स्टमक कैविटी के अंदर, जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट है वो हट जाते हैं और बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है। जाहिर बात है जब एंजाइम की बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी तो सबस्ट्रेट की पहले एक्सपोज होती है, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स से फिर प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगी और एंजाइम अलहदा हो जाएगा बगैर यूज हुए। ठीक है। तो एंजाइम को चेंज किया जाता है इनटू एक्टिव फॉर्म, जिसे हम कहते हैं होलो एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन। अच्छा, एंजाइम्स कब बनते हैं या कैसे बनते हैं, एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास प्रोटीन्स हैं। ये जैसे जैसे हमारे पास डीएनए मैसेज देता है, आपको पता है कि डीएनए हमारे पास कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है, मास्टर पार्ट है। अगर डीएनए नहीं होगा तो आपकी बॉडी के सारी फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एंजाइम लिविंग सेल्स के अंदर ही बनते हैं कैटालिटिक एक्शंस के जरिए, और ये सेल से ही निकल आते हैं किसी भी, जैसे हमारे पास कोई ग्लैंड्स वगैरह हो गया, मुख्तलिफ ग्लैंड्स जो हैं वो आपके पास एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं। अब ये जो हमारे पास जब एंजाइम सिंथेसाइज हो रहे होते हैं तो ये हमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी हम इसे कहते हैं, कि जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को या डिफरेंट प्रोटीन्स को, नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब दो चीज़ों को यूनाइट कर रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं दो चीज़ों को, तो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहेंगे इसे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट डिस्कस करें टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। अच्छा, हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स या मेटालिक आयंस की बात की जाए तो उसके अंदर आयरन क्या आ गया, मैग्नीशियम क्या आ गया, कॉपर, जिंक। दो दो प्लस के साइंस ये शो करते हैं इन केटायंस का। आपको पता है ना, मेटल्स केटायंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स एनायंस बनाते हैं। तो दो प्लस साइंस का इंडिकेशन इस बात का है कि इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, इनके वैलेंस शेल में दो होते हैं तो दोनों के दोनों लूज कर देते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, जितने प्लस मतलब उतने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हुए इन्होंने, खोए हुए हैं। तो ये जो आपके पास ये जो आपके पास इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं, ये अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ और सबस्ट्रेट को बाइंड करने के अंदर हेल्प करते हैं। ये डिटैचेबल को फैक्टर्स होते हैं कि जरूरत पड़ने पर अटैच हो जाते हैं, अगर जरूरत ना हो तो सेपरेट भी हो जाते हैं। ठीक है। डिटैचेबल का मतलब ये है कि ये प्रोटीन के साथ अटैच भी हो जाते हैं जरूरत पड़ने पर, जब जरूरत ना हो तो। आपको पता है ना को फैक्टर किसका कम्बिनेशन है, प्रोटीन का और नॉन प्रोटीन पार्ट का। तो अगर ये अटैच हो जाएंगे तो हमारे पास उनके साथ फंक्शनिंग में रहेंगे, जरूरत होगी। डिटैचेबल का मतलब है कि जब जरूरत नहीं होगी तो ये प्रोटीन पार्ट से एंजाइम से सेपरेट भी हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे को फैक्टर्स को हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। तो ग्लूकोज प्लस एटीपी हमारे पास मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम प्लस मैग्नीशियम प्लस टू का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं इसने। हेक्सोकाइनेज क्या है, एंजाइम है, उसके साथ क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम। तो दोनों क्या हो गया हमारे पास, कोफैक्टर हो गया ना। तो इनके मिलने से हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस एडीपी, एडिनोसिन डाइफास्फेट। अब जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं हमारे पास, ये को एंजाइम्स भी होते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होते हैं। अब को एंजाइम्स हमारे पास क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन। मतलब विटामिन से क्या निकलते हैं हमारे पास, को एंजाइम्स। मिसाल के तौर पे एटीपी हो गया, एनएडी पॉजिटिव, एफएडी पॉजिटिव, ये हमारे पास कॉमन को एंजाइम्स हैं। इनऑर्गेनिक फैक्टर को फैक्टर्स की तरह ये भी अटैच्ड होते हैं एंजाइम्स के साथ जब जरूरत पड़ती है, तो ये भी डिटैचेबल को फैक्टर्स ही होते हैं, जरूरत पड़ने पर अटैच हो जाएंगे, जब काम खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन से एंजाइम से अलग हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे इथाइल अल्कोहल है, इसको हम इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्काइल डिहाइड्रोजिनेज प्लस एनएडी पॉजिटिव। एनएडी पॉजिटिव आपके पास क्या है, को फैक्टर है, ऑर्गेनिक का है। एनएडी पॉजिटिव, एटीपी और एफएडी पॉजिटिव, ये तीनों क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं। एसिड एसिड इथाइल अल्कोहल किसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एसिटल्डिहाइड प्लस NaDH2। एटीपी हमारे पास है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडी हमारे पास निकोटीनामाइड डाइफॉस्फेट, एफएडी हमारे पास फ्लेमिन एडिनिन डाइफॉस्फेट। क्लियर है इतना। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हमारे पहले हमने बात की कोएंजाइम की, उसके बाद हम बात कर, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। इसके अंदर कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम के साथ, ये जिसे हम परमानेंटली अटैच कह सकते हैं एंजाइम के साथ, और ये डिटैचेबल नहीं होता प्रोस्थेटिक ग्रुप में। पिछले डिटैचेबल होते हैं, ये डिटैचेबल नहीं होता। तो रिएक्शन के बाद भी, हाँ रिएक्शन के बाद भी ये अटैच्ड रहते हैं एंजाइम्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, इसमें सेपरेट नहीं होंगे। उसके बाद जो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग है वो अटैच होती है एंजाइम्स के साथ, जिसे हम साइटोक्रोम्स कहते हैं। तो ये साइटोक्रोम्स आपके पास होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, सी, और उसके अलावा जी स्कीम्स के अंदर भी होते हैं, वो भी सारे आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना, काफी आज के लिए।